हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 3 शब्द संरचना पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चित्र को देखेंगे। रेलगाड़ी का चित्र है और यहाँ पे पटरी बनी हुई है। इस दृश्य में इंजन पर रेलगाड़ी शब्द लिखा है और उससे जुड़े डिब्बों पर वर्ण लिखे गए हैं। वर्णों को एक एक कर पढ़िए और उन्हें जोड़कर समझिए। अब पटरी पर लिखे वर्णों को जोड़िए और बताइए आपने यह शब्द कब और कहाँ सुना है। तो बच्चों, इसके इंजन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले लिखा हुआ है रेलगाड़ी, और अब इसके रेलगाड़ी के वर्णों को अलग अलग करके इन डिब्बों पर लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं। र ए ल अ ग आ ड़ ई। क्या बन गया ये? रेलगाड़ी। पटरी पर भी कुछ लिखा गया है, देखिए। य आ त र ई ग अ न अ। क्या बन गया? इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यात्री गण। तो और बाकी इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? गार्ड दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये कुली है और ये चाय वाला है। ये सब यहाँ पर खड़े हैं। अब दृश्य में दर्शाए गए अन्य चित्रों के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? चलिए देखते हैं। ये चारों शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे गार्ड। अब गार्ड का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये कैसे बनेगा? देखिए, ग जमा आ जमा र जमा ड़ जमा अ। तो ये बन गया गार्ड। अगला है झंडी। झ जमा अंग जमा ड जमा ई, झंडी। ऐसे ही अगला शब्द है कुली। क जमा उ जमा ल जमा ई, कुली। चाय वाला। च जमा आ जमा य जमा अ जमा व जमा आ जमा ल जमा आ। तो इसको जोड़कर पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? चाय वाला। यदि वर्णों को आगे पीछे करके क्रम बदल दिया जाए तब ये कोई अर्थ प्रकट नहीं करेंगे और शब्द नहीं कहलाएंगे। बच्चों, अगर हम इन वर्णों के क्रम को आगे पीछे कर दें तो ये निरर्थक शब्द बन जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। चलिए करके देखते हैं। ल जमा ई जमा क जमा उ। अब इनको जोड़ने से क्या बन गया? लीकू, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता है। ऐसे ही रेलगाड़ी के भी वर्णों को अलग आगे पीछे कर दिया है तो इससे बन गया लरे गाड़ी, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता। तो बच्चों, इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का कोई अर्थ निकलता हो और वो सही क्रम में लगाए गए हों, उन्हें शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को अनेक आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से हैं वे? उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है तत्सम शब्द। ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं बच्चों जो संस्कृत भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों उनका हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग किया जाता है, मतलब उनमें कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जाता, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया भी गया है, अग्नि, चंद्र, रात्रि, हस्त, घट आदि। ये सभी संस्कृत के शब्द हैं। अगला है तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत शब्दों को कुछ बदल करके उनको में कुछ परिवर्तन ला करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आग, अग्नि। आग है ये हिंदी का शब्द है और अग्नि संस्कृत का शब्द है। इसी प्रकार है चांद, चंद्र। चंद्र है वह संस्कृत का शब्द है और चांद उसको बदल करके हिंदी में चांद शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही है रात, रात्रि, हाथ,
हस्त, घड़ा, घट आदि। चलिए आगे पढ़ते हैं। आइए कुछ तत्सम शब्द और उनके तद्भव शब्द जानें। यहाँ पे तालिका दी गई है तत्सम और तद्भव शब्दों की। तो पहले है सर्प। सर्प का तद्भव शब्द क्या होगा? सांप। दधी, दही। घोटक, घोड़ा। कंटक, कांटा। कार्य, काम। अगला है निद्रा, नींद। दीपक, दिया। प्रथम, पहला। ग्राम, गांव। सत्य, सच। तो ये तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। इसके बाद है देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। तो बच्चों देशज शब्द वे होते हैं जो हमारे रोजमर्रा की आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है विदेशज शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे लालटेन, मशीन, डायरी, पादरी, कारतूस, संतरा, साबुन, आदमी, वकील, सौगात, तौलिया, कमरा आदि। तो विदेशज शब्द वे होते हैं जो दूसरे देशों की भाषाओं से लिए गए हैं, उन्हें हम विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। अगला है बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, अब बनावट के आधार पर। तो सबसे पहले है रूढ़ शब्द। बच्चों इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर इनके टुकड़े करके देखें भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे पेड़, कवि, घोड़ा, गुलाब आदि। तो बच्चों रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, या टुकड़े कर भी दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे अब यहाँ लिखा गया है पेड़। पेड़ के अगर टुकड़े करेंगे तो पे का भी कोई मीनिंग नहीं निकलता, अर्थ नहीं निकलता है, और ड का भी। ऐसे ही कवि है, क का भी कोई अर्थ नहीं निकलता और वी का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला है यौगिक शब्द। ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़। अतः 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय। देव जमा दूत, देवदूत। तो बच्चों यौगिक शब्द, योग का मतलब ही होता है जोड़, जो जोड़ के बनाए जाते हैं, और उनके दोनों ही शब्दों के अर्थ निकलते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जिनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं और जब हम टुकड़े करते हैं तो उन दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ भी निकलता है। जैसे इसमें उदाहरण के तौर पर दिखाया भी गया है कि विद्या जमा आलय। विद्या का आलय मतलब घर, विद्या का घर मतलब विद्यालय। अब अगला है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बच्चों जो शब्द 2 या 2 के अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और उनका कोई तीसरा विशेष अर्थ निकलता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीला जमा कंठ। इसका क्या मतलब हुआ? नीलकंठ, कि जिसका नीला कंठ होता है, अर्थात शिव जी। नीलकंठ हम किसे बोलते हैं? शिव जी को। ऐसे ही है पंकज जमा ज, मतलब पंकज। पंख का मतलब होता है कीड़ा, कीचड़, और ज मतलब जन्मा, कीचड़ में जन्मा। कीचड़ में कौन सा फूल खिलता है? कमल। तो पंकज किसको कहते हैं? कमल को। आइए यौगिक और योग रूढ़ शब्दों में अंतर जानें। अब यहाँ पे तालिका बना करके दोनों में अंतर को दर्शाया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे यौगिक शब्द। रेल जमा गाड़ी, रेलगाड़ी। अब इसमें अगर हम इनके टुकड़े करेंगे रेलगाड़ी के, तो रेल का भी अर्थ निकलता है और गाड़ी का भी अर्थ निकलता है, तो ये बन गया रेलगाड़ी। ऐसे ही है स्नान जमा घर,
स्नान घर। प्रधान जमा मंत्री प्रधानमंत्री। नील जमा कमल नील कमल। देश जमा भक्ति देशभक्ति। ये सारे यौगिक शब्द हैं। अब है इधर योग रूढ़ शब्द। अब है 10 जमा आनन दशानन। तो बच्चों 10 है जिसके आनन मतलब सिर, तो कौन है वो? रावण। रावण को कहते हैं ना दशानन। ऐसे ही नीला प्लस कंठ नीलकंठ। नीलकंठ हम शिव जी को बोलते हैं। त्रि जमा नेत्र त्रिनेत्र। त्रिनेत्र भी हम शिव जी को बोलते हैं। चतुर जमा भुजा, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, कौन है वो? विष्णु। तो बच्चों इन सभी का ही कुछ ना कुछ विशेष अर्थ निकल रहा है, तो इन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। लंबा जमा उदर लंबोदर, किसे बोलते हैं? गणेश जी को। अब अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द। इनके रूप में लिंग वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। मतलब विकारी शब्द जिनमें विकार आ जाए, बदलाव आ जाए। तो बच्चों ये वो होते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ कि लड़का जा रहा है, तो लड़का इसमें संज्ञा है। अगर हम इसका और ये पुल्लिंग है, अगर हम इसको इस लिंग बदल देंगे, लड़की लड़की जा रही है, तो इसमें क्रिया भी बदल गई। लड़का जा रहा है और लड़की जा रही है, तो इसमें क्रिया भी बदल गई है लिंग के अनुसार। इसी प्रकार है अविकारी शब्द। इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि बोधक, ये 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। बच्चों अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन तथा काल के कारण परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं एक आपको वाक्य बताती हूँ कि बकरी धीरे धीरे चल रही है, और अगर हम इसका लिंग बदल देंगे, बकरा धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन इसमें जो क्रिया है धीरे धीरे, क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, ये इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो यही अविकारी शब्द होते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से आगे पाठ में पढ़ेंगे, अगले पाठ में। तो बच्चों आज हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से हैं वे? उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। लिंग वचन तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, और जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।